अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। सो आज वीडियो को हम देखेंगे हमने एटिपिकल जेनिटेलिया या एम्बिगुअस जेनिटेलिया के केस को कैसे आगे लेके जाना है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, इसकी थ्योरी कैसी है, और इन सब चीज़ों का हम बहुत डिटेल में देखने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम रेजिडेंट्स के लिए। एक ऐसा केस है जो एक बड़ा टिपिकल केस है, लेकिन कैलकुलेटेड केस होता है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो यस या नो होती हैं, थ्योरीज ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें आपने बड़ा कैलकुलेटेड वे में आगे चलना होता है, और इसका एग्जामिनेशन जो है ना वो आपको 100% नंबर भी दे सकता है और डेफिनेटली फेल भी 100% करवा सकता है। सो इस केस पे मुकम्मल कंट्रोल होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीडियाट्रिक रेजिडेंट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं या पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसको देखने के लिए आप इसकी जो है प्ले लिस्ट सीरीज़ के अंदर जाएँ और अपने इंटरेस्ट की प्ले लिस्ट को देखें। अगर आप टॉक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर टॉक्स एग्जामिनेशन की वीडियोज़ को देखें। अगर आप क्लिनिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर पीडियाट्रिक लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस, पीडियाट्रिक केसेस डिस्कशन और पीडियाट्रिक क्लिनिकल मेथड की जो 3 इंपॉर्टेंट टॉप प्ले लिस्ट हैं, इनको देखें और इनको फॉलो करें और इनकी वीडियोज़ को देखें। अगर आप पीडियाट्रिक इन जनरल देखना चाहते हैं तो फिर गेट एग्जामिनेशन, मूवमेंट डिसऑर्डर्स और पीडियाट्रिक स्पॉट डायग्नोसिस के सीरीज़ की जो प्ले लिस्ट है, इनको ज़रूर देखिएगा। ये आपके जो है वो पीडियाट्रिक नॉलेज को ज़रूर फ्रेश करेंगी और उसमें इन्हांस करेंगी, और एग्ज़ाम में ख़ास तौर पर ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले अब हम केस की तरफ आते हैं, तो प्रॉपर केस पर जाने से पहले हम इसकी थ्योरी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेटली जब तक आपको थ्योरी मुकम्मल इस पर कंट्रोल नहीं होगा, तो ना तो आप प्रॉपर उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, ना प्रॉपर डिफरेंशियल्स दे पाओगे, और ना ही इस केस को प्रॉपरली डिफेंड कर पाओगे। सो थ्योरी पे प्रॉपर आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है। अब हम सी एच जो एम्बिगुअस जेनिटेलिया उसकी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रीवियसली जो वर्ड यूज होता था वो था एम्बिगुअस जेनिटेलिया। आप करंटली जो हम वर्ड यूज करते हैं या टर्म यूज करते हैं वो है एटिपिकल जेनिटेलिया। एटिपिकल जेनिटेलिया कोई भी ऐसा जेनिटेलिया जिसके अंदर जब आप देखते हैं उसको तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये इधर जो मेल जेनिटल है या फीमेल जेनिटल है। यानी जब आपको जेनिटेलिया के अंदर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर एम्बिग्युइटी मिलेगी, जब आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये कम्प्लीटली मेल जेनिटल है या फीमेल जेनिटेलिया है, तो आप उसको लेबल करोगे कि ये एटिपिकल जेनिटेलिया है। ठीक है, टिपिकल जेनिटेलिया मेल और फीमेल का क्या होता है? मेल का जेनिटेलिया टिपिकल ये होता है कि उसके अंदर एक तो उसका पीनस होता है जिसको हम फेलस कहते हैं, और साथ में जो है वो 2 स्क्रोटम्स होते हैं, दोनों के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो ओपनिंग है, पिनाइल ओपनिंग है, वो टिप ऑफ पीनस पे होती है, जो इस टिपिकल मेल जेनिटेलिया है। जबकि टिपिकल फीमेल जेनिटेलिया की बात करें तो उसके अंदर हमारे जो है लेबियो स्क्रोटल जो हमारे जो है वो लेबिया मेजोरा होते हैं, लेबिया मिनोरा होते हैं, और उसके अंदर हमारा जो वल्वा होता है, इसके अंदर हमारी यूरिथ्रल और विजाइनल ओपनिंग होती है, और टॉप के ऊपर क्लैटरस होता है। और जो ये टिपिकल है फीमेल जेनिटेलिया। सो अगर इससे कुछ हट के होगा तो वो एटिपिकल जेनिटेलिया कहलाएगा और इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। अब एक हम टर्म यूज की जाती है डीएसडी। डीएसडी स्टैंड फॉर डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। सो इसका क्या डिफरेंस है एटिपिकल जेनिटेलिया से? सो डीएसडी एक ब्रॉड टर्म है। तकरीबन सारे जो एटिपिकल जेनिटेलिया हैं डीएसडी के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ डीएसडीज ऐसे हैं जिसके अंदर जेनिटेलिया नॉर्मल होता है। मिसाल के तौर पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसके अंदर जो है वो 47 एक्स वाई वाई होता है। ठीक है, तो उस पेशेंट के अंदर भी एक्स एस वाई होता है, सॉरी। तो उस पेशेंट के अंदर भी जो एक्सट्रा जेनिटेलिया वो मेल लाइक होता है, एटिपिकल नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली वो डीएसडी के अंदर आता है। इस तरह जो टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट है, इसके अंदर 45XO होता है, वो पेशेंट भी डीएसडी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनका जेनिटेलिया एटिपिकल नहीं होता। सो एटिपिकल जेनिटेलिया जो है वो डीएसडी की एक टाइप है, लेकिन डीएसडी ब्रॉडर कैटेगरी है। उसके अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं इसके अंदर जेनिटेलिया नॉर्मल भी होता है। डीएसडी के लिए जो प्रीवियसली टर्म यूज की जाती थी वो इंटरसेक्स थी, हर्मेफ्रोडाइट थी, या फिर सूडो हर्मेफ्रोडाइट थी। अब उसके लिए जो टर्म है वो डीएसडी यूज होती है। ये दूसरा पॉइंट क्लियर किया मैंने। अब हम देखते हैं कि जो नॉर्मली जो होता है, जो हर एम्ब्रियो होता है उसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि उसने फीमेल बनना होता है। ठीक है, और जो जो हमारे हार्मोनल इफेक्ट है, जो हमारा वाई क्रोमोसोम है, उसके ऊपर SRY जीन है, वो जो है इसको मेल में कन्वर्ट करती है। सो बाय डिफॉल्ट एवरी एम्ब्रियो हैज टू बी अ फीमेल। ठीक है, उसका जेंडर फीमेल होता है, लेकिन जब उसके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा, SRY जीन होगी, और डेफिनेटली उसके अंदर फिर एंटी मुलरियर हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरोन आएगा, एंड्रोजन्स आएंगे, तो वो मेल में कन्वर्ट होता है। सो बाय डिफॉल्ट जो है वो हर एम्ब्रियो फीमेल होता है, और हार्मोन्स की वजह से वो मेल में कन्वर्ट होगा। अब एटिपिकल जेनिटेलिया 2 तरह का हो सकता है, या तो वो अंडरविलाइज्ड मेल है
या फिर वो ओवर विरलाइज फीमेल है। विरलाइजेशन बेसिकली क्या कहते हैं, विरलाइजेशन का मतलब है कि सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर का जो मस्कुलाइन यानी मेल लाइक सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर को हम कहते हैं विरलाइजेशन। जब वो अंडर विरलाइज होगा यानी कि वो फीमेल तरफ जाएगा तो हम इसको कहेंगे कि ये मेल अंडर विरलाइज हो गया है, या फिर फीमेल ओवर विरलाइज होगी यानी फीमेल जो है उसके अंदर मेल लाइक फीचर आना शुरू हो गए हैं तो वो फीमेल ओवर विरलाइज होगी। तो ये कब होते हैं, जब जब मेल के अंदर जब एंड्रोजन्स नहीं होंगे या एंड्रोजन अपना काम नहीं कर पाएंगे तो उसका जो जेनिटेलिया है वो अंडर विरलाइज हो जाएगा, वो एटिपिकल हो जाएगा। अगर फीमेल्स के अंदर एक्सेस ऑफ एंड्रोजन होगी तो उसका जो जेनिटेलियाज हैं वो ओवर विरलाइज हो जाएंगे और वो भी एटिपिकल हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपने जरूर इंपॉर्टेंटली याद करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम देखते हैं कि जो है उसकी काजेज क्या क्या है, कि अंडर विरलाइज होने की मेल में काजेज क्या है और जो ओवर विरलाइज फीमेल उसके अंदर काजेज क्या है। तो मेल के अंदर जो अंडर विरलाइज तब होगा, मैंने पहले बताया था कि जब उसके अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन या तो बनेगा नहीं या फिर हमने इफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर उसके अंदर टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस होगी, डिसजेनेसिस होगी यानी बने ही नहीं है तो डेफिनेटली उसके जो है एंड्रोजन हार्मोन्स नहीं होंगे, तो वो फिर उसके अंदर जो है वो फर्दर उसकी जो है जो डिफ्रेंशिएशन है टूवर्ड्स मेल जेनिटलिया नहीं हो पाएगी। इस तरह अगर उसके अंदर जो है एंड्रोजन सेंसिटिविटी नहीं है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है कंप्लीट या पार्शियल, तो उस सूरत में भी जेनिटेलिया मेल में कन्वर्ट नहीं होगा। या फिर उसके अंदर अगर किसी मेल के अंदर डेफिशिएंसी है 5 अल्फा रिडक्टेज की, जो कि टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव फॉर्म में 5 हाइड्रोक्स डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, जो कि जेनिटेलिया पे इफेक्ट करके उसको मेल जेनिटेलिया में कन्वर्ट करती है। तो डेफिनेटली ऐसे केस के अंदर भी जो है मेल होगा वो अंडर विरलाइज्ड होगा। फीमेल ओवर विरलाइज कब होती है, जब उसके अंदर एक्सेस ऑफ एंड्रोजन होती है, जो कि एंडोजिनस भी हो सकती है और एक्सोजिनस भी हो सकती है। एंडोजिनस कब होगी, जब फीमेल को CAH यानी कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होगा। और ओवर जो है एक्सोजिनस कब होगी, जब उसको मैटरनल एंड्रोजन एक्सेस मिलेंगे, मतलब माँ कुछ एंड्रोजन ले रही है या फीमेल के अंदर कोई टेस्ट ओवेरियन का एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होगा, तो उस सूरत में भी फीमेल ओवर विरलाइज होगी तो डेफिनेटली उसका जेनिटेलिया जो है वो एटिपिकल होगा। तो तकरीबन तमाम कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के केसेस हैं उसके अंदर जो है वो फीमेल ओवर विरलाइज होती है और मेल के अंदर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है, एक्सेप्ट जो दो एंजाइम डिफिशिएंसीज हैं जिसके अंदर कहते हैं 17 लाइज और या 720 लाइज, उसके अंदर जो है 70-20 हाइड्रोक्सिलेज, उसके अंदर जो है वो जो मेल होते हैं वो अंडर विरलाइज होते हैं, फीमेल जो है वो नॉर्मल होती हैं, बिकॉज इनके अंदर जो है वो एंड्रोजन्स बन नहीं रहे होते। अदरवाइज बाकी जो सारे CAH केसेस हैं उसके अंदर एक्सेस ऑफ एंड्रोजन होती है। थर्ड हम देखते हैं कि CAH क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटिपिकल जेनिटेलिया, मोस्टली एटिपिकल जेनिटेलिया एसोसिएटेड होते हैं CAH के साथ। तो अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी को देखें तो इसके अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल मेडुला होता है। एड्रिनल मेडुला सेंटर में होता है, उससे कैटेकोलामीन्स यानी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 जोन्स होते हैं जिनको हम GFR के नाम से याद कर सकते हैं, सबसे बाहर G और फिर दरम्यान में F और सबसे अंदर R। सो GFR दैट इज ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा में मेनली मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनते हैं, फेसिकुलेटा में मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनते हैं, और जो रेटिकुलरिस है उसके अंदर मेनली जो है हमारे एंड्रोजन्स बनते हैं। सो होता क्या है कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल से सारे एंजाइम्स में बनना है। ये पाथवे आपको नजर आ रहा है, ये पाथवे आपने याद करना है। तो इस पाथवे के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो इसको कैटेलाइज करते हैं, और 3 हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड बन रहे हैं, सेकंड में हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बन रहे हैं जिसके अंदर कॉर्टिसोल है, और थर्ड में हमारे जो है वो एंड्रोजन्स बन रहे हैं। अब तीनों के जो एंजाइम्स के स्टेप्स हैं, फर्स्ट जो एंजाइम हमारा इसके अंदर आ रहा है वो 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज है। सेकंड एंजाइम हमारा 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है। थर्ड एंजाइम हमारा जो है वो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है। जो 90% से ज़्यादा केसेस CH के होते हैं उसके अंदर जो डेफिशिएंसी होती है वो 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब ऐसे केसेस में मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी और कैसे जाहिर होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सपोज एक पेशेंट के अंदर अगर 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है तो उससे नीचे कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली उसमें ना तो जो है वो कोर्टिसोल बनेगा, ना उसके अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनेंगे। तो ऐसे पेशेंट के अंदर डेफिनेटली कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी होगी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी होगी, और सारा जो कोर्टिसोल है कोलेस्ट्रॉल है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड्रोजन। उस वक्त में एंड्रोजन की एक्सेस होगी और डेफिनेटली उसमें फीमेल ओवर विरलाइज्ड होगी और मेल में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आएगी। सेकंड स्टेप है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अगर वहाँ पे डेफिशिएंसी आएगी तो डेफिनेटली उस केस के अंदर हमारा कोर्टिसोल नहीं बनेगा, उसके इसके अंदर हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड में हमारा अल्डोस्टेरोन तो नहीं बनेगा, लेकिन उसमें कोर्टिकोस्टेरोन बनेगा, जो कुछ ना कुछ जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी रखता है। तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन आती है, साल्ट लूजिंग होने के अलावा
और क्राइसिस में जो है हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोटेंशन होने के अलावा ऐसे पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन होती है, जो कि डिफरेंशिएट करती है 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलोज को 11 बीटा 21 हाइड्रोक्सिलेज को 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज के साथ। 11 बीटा के अंदर हाइपरटेंशन होती है। उसका रीजन ये होता है कि जो डीऑक्सीकोर्टिसोन है ये बढ़ रहा है। थर्ड इसके अंदर ये है कि अगर हमारे पेशेंट के अंदर 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टीरॉइड डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी होगी तो उसके अंदर अगेन वही हमारे जो स्टीराइड्स हैं सारे ये कोर्टिसोल और मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं बनेंगे और हमारे सारा जो कोर्टिसोल है टुवर्ड्स एंड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा और डेफिनेटली उसमें एंड्रोजन हमारे एक्सेस हो जाएंगे। तो फीमेल ओवर विरलाइज्ड होगी, मेल अंडर विरलाइज्ड होगा और डेफिनेटली ऐसे पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन होगी और ऐसे पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होगा और क्राइसिस में वो सिक हो जाएंगे और शॉक में जा सकते हैं। और दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स यहाँ पे हैं 17 लाइज और 720 हाइड्रोक्सिलेज। तो अगर ये दो डेफिशिएंट होंगे तो इस सूरत में जो हमारा कोर्टिसोल है वो एंड्रोजन की तरफ नहीं जा पाएगा और डेफिनेटली उस सूरत में एंड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। तो उस सूरत में जो हमारा मेल है वो अंडर यूटिलाइज होगा और फीमेल जो है वो नॉर्मली हमारी होगी। सो अगर 17 लाइज और 720 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी आ रही है तो ये दो वाहिद CH की टाइप्स हैं, इसके अंदर जो है मेल जो है वो अंडर यूटिलाइज होता है और फीमेल जो है वो नॉर्मल होती है। अब ये CH हो गया। अब थर्ड हम देखते हैं कि टेनर स्टेजेस क्या होती हैं। टेनर स्टेजेस जिसको हम SMR स्टेजेस कहते हैं, उसके अंदर हमारी स्टेजेस होती हैं जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है उसको हम प्री प्यूबर्टल स्टेज कहते हैं और सेकंड स्टेज हमारी प्यूबर्टल स्टेज होती है। सेकंड स्टेज को याद करना आपका इंपॉर्टेंट है। फीमेल के अंदर जो है सेकंड स्टेज है उसके ऊपर फीमेल में जो अर्लीस्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी आता है वो थिलार्की के साथ आता है कि उसके अंदर ब्रेस्ट बेड डेवलप होना शुरू होते हैं। सो अगर आपकी फीमेल पेशेंट है उसके अंदर ब्रेस्ट बेड डेवलप होना शुरू हो गए हैं तो वो उसका MS जो टेनर स्टेज है वो 2 है और वो प्यूबर्टी में एंटर हो चुकी है। इस तरह मेल के अंदर जो फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी है वो उसके टेस्टिकुलर डेवलपमेंट की है। अगर मेल के टेस्टिकुलर का जो साइज है वो 4 ml उससे ज़्यादा का है तो वो प्यूबर्टी के अंदर एंटर हो गया है। उसकी जो SMR है वो स्टेज 2 में है। इसको आइडली हम आर्कोइडोमीटर के साथ मेजर करते हैं कि आर्कोइडोमीटर के अंदर जो बीड्स लगी होती हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं और हम देखते हैं। तो अगर 4 ml से उससे ऊपर है तो डेफिनेटली वो प्यूबर्टी के अंदर ऐड हो गया है। फीमेल के अंदर जो प्रिकॉशस प्यूबर्टी होती है वो अगर उसके अंदर जो है वो स्टेज 2 SMR बिलो 8 ईयर्स आ गया है तो हम उसमें कहते हैं कि उसको प्रीकॉशस प्यूबर्टी है और मेल के अंदर ये जो एज है वो 9 ईयर से कम है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है वो है जो है प्रेडर स्टेजिंग ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो उसमें हमारी 5 स्टेजेस हैं। जो स्टेज 0 है वो नॉर्मल फीमेल जेनिटेलिया जो मैंने बताया था आपको और स्टेज जो 5 है वो नॉर्मल मेल जेनिटेलिया है। इसके दरमियान में आपकी एटिपिकल जेनिटेलियाज हैं। स्टेज 1 के अंदर सिर्फ आप जो पेशेंट है उसके अंदर फेलस लेंथ बढ़ती है, फेलस इनलार्ज हो जाता है, क्लाइटोरस इनलार्ज हो जाता है। स्टेज 2 के अंदर जो ओपनिंग है हमारी वो एक जो है वो ओपनिंग जो है वो 2 होती हैं। ठीक है, ये जो बेसिकली स्टेजेस जो हो रही हैं स्टेज 1 2 3 ये फीमेल टू मेल तरफ जा रही हैं। सो इसके अंदर जो इम्हाम आता है, एटिपिकलिटी आती है वो फीमेल टू मेल आ रही है। स्टेज 1 के अंदर सिर्फ आपका जो बच्चे का क्लाइटोरस इनलार्ज होगा। स्टेज 2 के अंदर जो ओपनिंग है यूरिथ्रा और वजाना की वो सेपरेट होंगी। स्टेज 3 के अंदर जो है वो यूरिथ्रा और वजाना की ओपनिंग एक ही ओपनिंग के अंदर आ जाएंगी, जिसको हम कहते हैं यूरोजेंटल साइनस, यानी कि वो एक ही ओपनिंग के अंदर जो है वजाना की ओपनिंग भी होगी और ब्लैडर की ओपनिंग भी होगी। और जो स्टेज इसके अंदर थोड़ा सा फ्यूजन भी आ जाएगी, जो हमारे लेबर स्क्रोटल फोल्ड्स होते हैं उनकी फ्यूजन भी आ जाएगी। ठीक है, और जो स्टेज 1 के अंदर हमारा सिर्फ क्लैटोरस इंगाज होगा। स्टेज 2 के अंदर ओपनिंग सेपरेट हो जाएंगी। स्टेज 3 में सिंगल ओपनिंग होगी, उसके अंदर दोनों की ओपनिंग खुलेंगी, वजाना और यूरेथ्रा की। और स्टेज 4 के अंदर जो है ये ओपनिंग बंद हो जाएंगी, सिर्फ यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी लेकिन वो फैलस से दूर होगी, यानी कि यूरेथ्रा एक फैलस होगा जिसको हम कहते हैं लार्ज क्लाइटोरस और साथ में जो सिंगल ओपनिंग होगी यूरेथ्रा की, और वो ओपनिंग भी हाइपोस्पिडिस की फॉर्म में होगी, यानी कि वो बेस ऑफ फैलस पे हो सकती है। सो अगेन मैं डिवाइस करता हूँ प्रेड स्टेजेस को। स्टेज 1 में सिर्फ क्लैटोरस इनलार्ज होगा। स्टेज 2 में जो ओपनिंग है उनके अंदर गैप बढ़ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सेपरेट होंगी। नॉर्मली ओपनिंग जो होती हैं वो सिंगल जगह पे होती हैं, लेकिन सेपरेट ओपनिंग होती हैं और सिंगल क्लेफ्ट के अंदर होती हैं। स्टेज 2 के अंदर ये ओपनिंग सेपरेट हो जाएंगी। स्टेज 3 में जो ओपनिंग है वो सिंगल साइनस में खुलेंगी, उनकी ओपनिंग एक होगी और वहाँ से वो सेपरेट होगी, और जो स्टेज और साथ में उसकी फ्यूजन भी आ जाएगी लेफ्ट स्क्रोटल फोल्ड की। और स्टेज 4 के अंदर सिंपल एक इनलार्ज क्लाइटोरस होगा और उसकी टिप के ऊपर यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी, वजाना की ओपनिंग नहीं होगी। सो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, पैरेंट स्टेजेस हैं, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एट द एंड आप बताओगे कि आपके बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज का प्रेडर है।
अब एक केस कैसे आता है और इसको अप्रोच कैसे करना है, हम फाइनली अपने केस की तरफ देखते हैं, जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है। मोस्टली ऐसे केसेस में हमारी कमांड ये होती है, या तो होता है कि जीपी एग्जामिनेशन, या फिर डायरेक्टली एग्जामिनेशन होता है कि जेनेटिलिया का एग्जामिनेशन करें और रेलिवेंट कराएं। जीपी एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आप जीपी करोगे और एट द एंड एज ए पार्ट ऑफ जीपी आप जेंटल देखोगे, तो आपको वहाँ टिपिकली एम्बिगुअस जेनेटिलिया मिलेगा। और डायरेक्टली जब कमांड आएगी कि जेंटल एग्जामिनेशन करें, तो आप फिर डायरेक्टली जेनेटिलिया एग्जामिनेशन पे स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपने डेफिनेटली एक्सपोज करना है, तो उसके लिए आपको कंसेंट चाहिए, पेरेंट्स की भी और एग्जामिनर की भी। उसके बाद आपने पेशेंट को फ्रॉग लेग लाइक पोस्चर में डालना है। फ्रॉग लेग का मतलब ये है कि पेशेंट की जो है वो थाइस प्रॉपर्ली अबडक्ट हुई हो। आपने ग्लव्स पहनने हैं, ये एग्जामिनेशन हमेशा ग्लव्स के साथ करना है। सबसे पहले आपने इसको इंस्पेक्ट करना है, और इंस्पेक्शन में आपने ग्रॉसली देख लेना है कि क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। उसके बाद आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखना है कि पेशेंट के अंदर गुनेट्स पैल्पेबल हैं कि नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सो गुनेट्स पैल्पेबल करने के लिए आप सबसे पहले, अच्छा, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने यहाँ पे याद करनी है कि आपने जो है टिपिकल जेनिटिलिया के अंदर दो वर्ड यूज़ करने हैं। एक फेलस यूज़ करना है आपने, क्लैटोरस का वर्ड यूज़ नहीं करना, और पीनस का वर्ड यूज़ नहीं करना, आपने फेलस का वर्ड यूज़ करना है। सो फेलस का वर्ड जो है वो क्लैटोरस के लिए भी यूज़ होता है और पीनस के लिए भी यूज़ होता है। सो आपने फेलस का यूज़ करना है फॉर क्लैटोरस और पीनस। दूसरा, आपके जो स्क्रोटम है या लेबियो मजोरा मनोरा है, उन तीनों के लिए चीज़ों के लिए एक ही वर्ड है, जिसको हम कहते हैं लेबियो स्क्रोटल फोल्ड्स। सो आपने स्क्रोटम का वर्ड भी यूज़ नहीं करना, आपने लेबिया मजोरा का वर्ड भी यूज़ नहीं करना, लेबिया मनोरा का वर्ड भी यूज़ नहीं करना, आपने वर्ड यूज़ करना है लेबियो स्क्रोटल फोल्ड्स। सो आपने दो वर्ड यूज़ करने हैं, फेलस और लेबियो स्क्रोटल फोल्ड्स। तो फर्स्ट स्टेप एग्जामिनेशन में आपका था कि आपने देखा कि गुनेट्स पैल्पेबल है कि नहीं, तो आपने लेबियो स्क्रोटल फोल्ड्स में देखने हैं कि वहाँ पे गुनेट्स पैल्पेबल है कि नहीं, सर्कुलर मोशन के जरिए आपने चेक करना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर जाना है इंग्वाल कैनाल में, हमने देखना है कि गुनेट्स हैं कि नहीं है, क्योंकि आप एट द एंड जो आप डिफरेंशियल्स ऑफर करोगे वो इस पर डिपेंड करते हैं कि आपके पेशेंट के अंदर गुनेट्स पैल्पेबल हैं कि नहीं है। सेकंड, फिर आपने देखना है कि उसका फेलस की लेंथ क्या है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेच फेलस लेंथ। उसके लिए आपने खुद से पहले से एक टंग डिप्रेसर को मार्क कर लेना है, जिसको हम कहते हैं कैलिब्रेटेड टंग डिप्रेसर। तो उसके जरिए आपने उसको प्रेस करना है उस फेलस के ऊपर से, क्योंकि उसके ऊपर फैट पैड होता है हमारा जो प्यूबिक एरिया का है, तो उसके अंदर प्रेस करना है और आपने देखना है कि उसकी स्ट्रेच फेलस लेंथ कितनी है। इसके लिए चार्ट्स आते हैं, तो उसके लिए आपने एट दैट उसको आपने प्लॉट करना है। फिर आपने नीचे देखना है कि आपके लेबियो स्क्रोटल फोल्ड कैसे हैं, क्या उनके ऊपर रिग्वाई है कि नहीं है, क्या उसके ऊपर जो है वो, अगर आपको देखें उसके ऊपर, क्योंकि नॉर्मल टेस्टिस के ऊपर आप रिगोस्टीज होती हैं, तो रिगोस्टीज डेवलप हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि लेबियो स्क्रोटल फोल्ड के ऊपर रिगोस्टीज हैं या नहीं, और आपने देखना है कि उनकी फ्यूजन कितनी है, क्या बिल्कुल वो सेपरेट है या उनकी फ्यूजन है, पोस्टीरियर या इंटीरियर कहाँ पे फ्यूजन हो रही है। तो आपने मेंशन करना है कि लेबियो स्क्रोटल फोल्ड के ऊपर रिगोस्टीज हैं या नहीं, और फ्यूजन है कि नहीं, और कहाँ पे फ्यूजन है, इंटीरियर या पोस्टीरियर फ्यूजन है, और 1/3 फ्यूजन है, हाफ फ्यूजन है, या फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने यूरोजेंटल साइनस को देखना है, उसके अंदर आपने देखना है कि ओपनिंग्स कितनी है आपने, क्या ओपनिंग सिंगल ओपनिंग है, दो ओपनिंग्स हैं, और आपने अगर सिंगल ओपनिंग हो तो आपने बताना है कि ओपनिंग कहाँ पे है, क्या वो जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है, क्या वो पीनस के जो फेलस है उसके टिप के ऊपर है, उसके मिड शाफ्ट में है, या बेस के ऊपर है। सो ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। तो आपने बताया कि आपके बच्चे के अंदर गुनेट्स हैं कि नहीं, लेबियो स्क्रोटल फोल्ड्स कैसे हैं, यूरोजेंटल साइनस कैसा है, सिंगल ओपनिंग है, दो ओपनिंग है, यूरेथ्रा की ओपनिंग टिप ऑफ फेलस पे है, मिड ऑफ फेलस पे है, या बेस ऑफ फेलस पे है, या फेलस से दूर है। तो ये चीज़ें आपने सारी बतानी है। इसके बाद आपने देखना है कि उसके प्यूबिक हेयर कैसे हैं, क्या वो स्पार्स हैं, थिन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, करली हैं, फॉर्म है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। उसके बाद आपने एक्सिलरी हेयर देखने हैं, आपने उसके जो है वो ब्रेस्ट बर्ड्स देखने हैं कि ब्रेस्ट बर्ड डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए। आपने पेशेंट की हाइट लेनी है, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर प्रिकॉशन प्यूबर्टी होती है, तो इनकी हाइट एडवांस होती है। आपने पेशेंट के अंदर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन देखने हैं, अगर पेशेंट आपका CH का केस है और 60 लूजिंग वैरायटी का केस है, तो डेफिनेटली उस पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है। हमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर ऑफर करना है और चेक करना है, क्योंकि जब पेशेंट का मिनरल कोर्टिकॉइड लॉस होता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन होती है। अपने पेशेंट के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन देखनी है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है ऐसे पेशेंट के अंदर, तो उसके लिए आपने पेशेंट के नकल्स देखने हैं, पाम के क्रीजेस देखनी है, उसके निपल्स को चेक करना है, उसके जो है म्यूकस मेम्ब्रेन्स को देखना है। तो यहाँ पे आपको हाइपरटेंशन का एलिमेंट मिलता है। अपने पेशेंट का एब्डोमेन एग्जामिन करना है, अगर एब्डोमेन के अंदर कोई ओवेरियन ट्यूमर है, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, तो पेशेंट को ओवर विरलाइज करा सकता है फीमेल पेशेंट को, तो वो भी आपने उसको पेल्पेट कर लेना है, एब्डोमेन को पेल्पेट कर लेना है। एट द एंड आपने उसके डिफरेंशियल्स ऑफर करने हैं। तो डिफरेंशियल्स में आपने देखना है कि आपके बच्चे के अंदर ग्रेनेड्स थे या नहीं थे। अगर आपके बच्चे के अंदर ग्रेनेड्स नहीं है, तो ये पेशेंट आपका है ओवर अंडर विरलाइज्ड मेल। अगर आपके पेशेंट के अंदर ग्रेनेड्स पैल्पेबल हैं लेबियो स्क्रोटल फोल्ड में या फिर इंग्वानल कैनाल के अंदर, तो ये ओवर विरलाइज्ड फीमेल है। अंडर विरलाइज्ड मेल के डिफरेंशियल्स क्या हैं, तो उसके अंदर हमारे डिफरेंशियल्स के अंदर है कंप्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, पार्शियल एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम,
या फिर 5 अल्फा रिडक्टेज डिफिशिएंसी, इसके अंदर हमारा जो है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की डिफिशिएंसी आती है, और टेस्टिकुलर डिस्टेंसेस। सो ये आपके डिफरेंशियल्स होंगे जब आपके गोनेड्स पल्पेबल हैं और आप सोच रहे हैं कि अंडर विरलाइज्ड मेल है। दूसरी तरफ अगर आपके गोनेड्स पल्पेबल नहीं है तो आपका केस है ओवर विरलाइज्ड फीमेल का, तो आपने उसके डिफरेंशियल बताने हैं, जिसके अंदर हमारा हो सकता है कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, जिसके अंदर 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी है, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी है, या 3 बीटा हाइड्रोक्सीसीराइड डिहाइड्रोजनेज डिफिशिएंसी है। इसी तरह आप उसमें डिफरेंशियल में हो सकता है कि एंटीनेटल जो है एंड्रोजन एक्सपोजर है, और आप उसमें डिफरेंशियल में रख सकते हैं कि एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ओवेरियन ट्यूमर। सो ये आपके डिफरेंशियल्स हैं जो ओवर विरलाइज्ड फीमेल के अंदर आते हैं। ये बेसिक अप्रोच थी, उसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी टुवर्ड्स द एटिपिकल जेनिटेलिया। उम्मीद है आपको इससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस है, कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।